नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। साथियों, पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत की सड़कों और लोगों की जेब तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें हैं। कहीं पेट्रोल खत्म होने की खबरें हैं तो कहीं सीमित मात्रा में ईंधन दिया जा रहा है। अफवाहों और आशंकाओं के बीच लोगों में डर बढ़ रहा है और इसी डर ने बाजार में भी हलचल तेज कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई का मुद्दा भी गर्मा गया। कांग्रेस केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है तो सरकार और बीजेपी नेताओं की अपील है कि लोग घबराएं नहीं, संयम रखें, ईंधन की बचत करें। ऐसे में सवाल अब यही है कि क्या यह सिर्फ अफवाहों से पैदा हुई स्थिति है या वाकई दुनिया के तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है और आगे आने वाले दिनों में हालात क्या और बिगड़ सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जरूरत से ज्यादा खरीदारी की वजह से पंपों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। इस बीच सीएम साय ने कहा है कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों को संयम बरतना चाहिए। अब जो वैश्विक परिस्थिति चल रही है पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण, और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, आवश्यकता अनुसार करें, उस पर हम लोग भी, हमारी सरकार भी अमल कर रही है। कांग्रेस क्यों नहीं? हम भी स्वयं अपना मार्केट में गाड़ियों की संख्या कम कर दिए हैं। क्या लग रहा है सर, कांग्रेस क्यों नहीं? ईंधन संकट की आशंका के बीच महंगाई का मुद्दा भी गर्मा गया। खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विपक्ष इसे केंद्र सरकार की नीतियों की विफलता बता रहा है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अमृतकाल का सपना दिखाया गया था, लेकिन आज आम आदमी महंगाई और ईंधन संकट से परेशान है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया और कहा कि हर मुद्दे को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है। इन्होंने सपना दिखाया था अच्छे दिन का, इन्होंने सपना दिखाया था अमृतकाल का, लेकिन आज पूरे देश की जनता परेशान है। उनको ईंधन नहीं मिल रहा है। सभी पेट्रोल पंप लगभग ड्राई हो गए हैं। महंगाई तो इस कदर बाकी जगहों में बढ़ा है कि आप लोग ही दिखा रहे हैं। पेट्रोल 400 रुपये लीटर, डीजल 400 रुपये लीटर, लेकिन यहाँ तो कोई डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी नहीं है। और जो खाद्य पदार्थ हैं, फल हैं, सब्जी हैं, दूध हैं, मांग और आपूर्ति के अनुसार उनके रेट घटते बढ़ते हैं, स्थानीय स्तर पर उनके तय होते हैं। परंतु अगर जो मुख्य रूप से लगने वाली जैसे अनाज हैं, तेल हैं, दाल हैं, इन पर सरकार का नियंत्रण है और किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि अभी नहीं हुई। यही है कि क्या यह सिर्फ अफवाहों का असर है या आने वाले दिनों में ईंधन और महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, पश्चिम एशिया में जिस तरह का तनाव है और उसका असर जिस तरह से भारत पर पड़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और अपील के बाद जो असर देश भर में दिखाई दे रहा है,
ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ईंधन की कमी बताई जा रही है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल उपलब्ध नहीं है, लंबी लंबी भीड़ लाइनें हैं, भीड़ देखने को मिल रही है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, आखिर इस तरह के हालात क्यों बने, क्योंकि देखिए इस पर अब सियासत भी गरमाई हुई है, विपक्ष के भी अपने आरोप हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेहमानों का परिचय पहले आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे जी यहाँ पर जुड़े हैं। गंधर्व जी, आपका बहुत स्वागत है। और सत्यप्रकाश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल पारे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पारे जी, आपका भी बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले डॉक्टर गंधर्व पांडे जी आपके पास आना चाहूँगा। ये हालात, ये मुश्किल, ये कैसे देखा जाए इसे, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें हैं, लोगों में डर है, दहशत है, घबराहट है। ये कहा जा रहा है, अब इसको लेकर विपक्ष को एक मुद्दा मिला। विपक्ष ये कह रहा था, आप लोग तो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अमृतकाल चल रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं अब तो कई सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई गंभीर आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है। क्या कहेंगे आप, यही है अमृतकाल? देखिए राजेश जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, प्रफुल्ल जी को नमस्कार, सत्यप्रकाश जी को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। जय जोहार, वंदे मातरम। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से आग्रह किया कि हमको देश हित में, राष्ट्र हित में एकजुट होकर के देश के साथ खड़े होना पड़ेगा, ताकि देश की जो मांगे और ज़रूरतें हैं उसको हम नियंत्रित कर सके, महंगाई दर को नियंत्रित कर सके, क्योंकि जिन चीज़ों की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है वो सभी हम आयात करते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं। उसको अगर विपक्ष एक अच्छे रूप में जनता के बीच में प्रस्तुत करता तो इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं निर्मित नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे कहते जाते हैं पॉलिटिक्स ऑफ फियर मॉन्गरिंग। इन्होंने जनता के बीच में जा करके एक भ्रम पैदा किया कि आने वाले समय में तेल नहीं मिलेगा, आने वाले समय में ये नहीं मिलेगा, जबकि मैं आपके इतने प्रतिष्ठित चैनल में बताना चाहूँगा कि 2014 में भारत के पास अपने ऑयल रिजर्व्स के लिए कोई भंडारण क्षमता नहीं थी। आज उस ऑयल रिजर्व्स की भंडारण क्षमता को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 50 लाख मेट्रिक टन तक पहुंचाया गया है। उसी का फलस्वरूप हमने देखा कि 2 महीने से ये युद्ध चल रहा है, पर हमारे पेट्रोल की दरें या डीजल की दरें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। अब मैं आपको एक आंकड़ा और देना चाहूंगा। ऐसी ही कुछ स्थिति, क्रूड ऑयल के रेट पहले भी बढ़े थे, तब हमने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को सुना था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, अगर हमें ऑयल बॉन्ड्स देना पड़ रहा है तो आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं वो इस कर्ज को चुकाएंगे। पर आपको मैं किस हद तक पेट्रोल के रेट 10 साल में बढ़े ये बताना चाहता हूं। 2003 में पेट्रोल की कीमत थी 35 रुपए, और जब उन्होंने 8 रुपए एकाएक 2012 में बढ़ाए तो पेट्रोल की कीमत पहुंच गई 80 रुपए तक। मोर देन 150% इन्होंने पेट्रोल में हाइक किया। अब आप देखिए 2014 से हम 2026 में खड़े हैं, मैं 80 तक इन्होंने पहुंचा दिया, बता दिया। अभी भी वर्तमान में 94-95 रुपए में मिल रहा है। और आज भी ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। ये तो चलिए ठीक है, अभी आप लोगों ने रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ फियर मॉन्गरिंग, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे रेट नहीं बढ़ेंगे, यही रहेंगे, ये भरोसा कैसे दिलाएंगे आप? बता दीजिए, आगे रेट नहीं बढ़े, क्यों घबराहट अब इसी बात को भी लेकर विपक्ष तो अभी यही कह रहा है कि देखिए अब देखिएगा अब आगे धीरे से रेट बढ़ जाएंगे। हाँ, 12 साल में आप देखिए हमने 10% भी रेट नहीं बढ़ाया। जो लोग 150% रेट अपने 10 साल में बढ़ाए वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आगे रेट बढ़ जाएगा, और जनता के बीच में डर पैदा कर रहे हैं ताकि वो फियर मॉन्गरिंग में पैनिक बाइंग करे और सप्लाई चेन बाधित हो। उसी का उदाहरण हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप में इस प्रकार की पैनिक बाइंग चल रही है, लोग टंकियां भराए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने एक नैरेटिव जड़ने की कोशिश की है कि आने वाले समय में आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, एकाएक दोगुने दाम हो जाएंगे, जबकि इस प्रकार की जमाखोरी पर सख्ती भी तो आप ही लोग करेंगे। देश को पड़ेगी, अगर जमाखोरी हो रही है तो सख्ती भी आप ही लोग करेंगे ना पांडे जी, सख्ती करवाइए ना। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं सत्यप्रकाश जी, ये मुद्दा क्या सियासत का है? क्या इसे सियासी रंग देना सही है? ऐसे गंभीर मुद्दे पर सियासत, जब देश को एकजुट होना चाहिए, अगर देश वैश्विक संकट से गुजर रहा है, हालात अगर इस तरह के, तो उसमें सबको एकजुटता दिखानी चाहिए। आप लोग पैनिक फैला रहे हैं।
सत्य प्रकाश जी। देखिए राजेश जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, मगर देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगा। अभी आपने बोला देश को एकजुट रहना चाहिए, वैश्विक जो समस्या आई उसके लिए एकजुट रहना चाहिए। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि 25 जनवरी 2026 से लेके 24 अप्रैल 2026 तक जो चुनाव प्रचार हुआ, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करके इन्होंने 40 करोड़ खर्चा किए, तब तक याद नहीं था कि वैश्विक संकट आने वाला है। यही तो हम बोलना चाह रहे हैं ना कि आपके पास नीति नहीं थी, आप तैयारी नहीं कर रहे थे। ये आहट तो दिसंबर जनवरी से आ चुकी थी, पर हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बताया ही था कि ऐसी स्थिति आने वाली है। तब तो आप चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, 40 करोड़ उड़ा रहे थे, हेलीकॉप्टर से चल रहे थे, गाड़ियां इतनी लाल लश्कर चल रही थी, तमाम मंत्री नेता वहां बैठे हुए थे, तब खर्चे याद नहीं आ रहे थे। तब राहुल गांधी जी बोला तो आपने हंसी मजाक उड़ा दिया। तो यही दिख रहा है ना कि आपके पास नीति नहीं थी। और देखिए ये अभी बात करें विपक्ष जाके जनता को, अरे विपक्ष तो आपके सामने बोल रहा है कि आपके पास नीति नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। विपक्ष के भारत देश के प्रधानमंत्री बल्कि जनता के सामने जाके जो एक ही तरफ की बात करते हो, उन्होंने पैनिक की क्रिएट किया है, उन्होंने ऐसा बोला है, तब जाके स्थिति ऐसी बनी है। अरे देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो ये बोलना चाहिए था कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। उनको ये बोलना चाहिए था कि हम और चीजें एक्सपोर्ट करेंगे जिससे डॉलर आएगा, ताकि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ेगी। उनको ये बोलना चाहिए, उल्टा ये बोल रहे कम कीजिए, ये मत खरीदिए, बाहर मत जाइए। तो पैनिक बटन किसने दबाया? अब देखिए एक चीज और मैं बोलूंगा, अभी इन्होंने 2-3 जितने जो आप प्रतिष्ठित चैनल बैठ के झूठ बोला, भंडारण क्षमता उपाध्याय, आप माफ कीजिए, आपके गंधर्व जी, जो भंडारण क्षमता 3 यूपीए सरकार के समय की बनी हुई है, आपके समय में एक भी नहीं बनी है। तो ये भ्रम मत फैलाइए। और आपको बताता हूं ओएनजीसी का 2014 में जो खपत बनाने की क्षमता जी, तो 27% जो खपत होता था, 27% वो भारत देश में उत्पन्न हो जाता था, और अभी 13% हो गया। अभी ओएनजीसी घाटे में चल रहा है, जो हम 14,000 करोड़ का रिजर्व छोड़ा था। तो ये झूठ मत फैलाइए। अब देखिए ऑल वर्ल्ड, अभी मैं एक चीज और बोलूंगा कि जनता को हमेशा परेशान क्यों कर रहे हैं? 44 लाख करोड़ आपने वसूला है टैक्स के माध्यम से। जब कच्चा तेल का रेट कोरोना के समय 20, 22, 25 रुपए था, तब भी आप 70, 75, 80 रुपए ले रहे थे। अभी जब 140 रुपए, तब भी उतना, हमने जब 147 रुपए, 150 रुपए कितने देशों में रेट बढ़ा तक लेके जाते थे। सत्य प्रकाश जी, उनका ये कहना है कि इस संकट के बीच कई देशों में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए, लेकिन हमने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। अब देखिए राजेश जी, मैं इसको थोड़ा विस्तृत जवाब आपको दूंगा। पहली बात, आपने बोला कि इन्होंने ऐसे ये बोलते हैं कि ये रेट नहीं बढ़ाए। गुंजाइश छोड़ी है कि आप रेट और बढ़ा सके। जब आप 20-25 रुपए था, तब भी 80-90 रुपए पेट्रोल डीजल था। आप आज कमर्शियल सिलेंडर कहां है, डोमेस्टिक सिलेंडर कहां है? तो आपने गुंजाइश छोड़ी, आप और बढ़ा दीजिए। वही तो हम बोलना चाह रहे, महंगाई ऊपर से और डबल महंगे कर दीजिए, और जनता को मालूम है। और अभी मैं बोलना चाह रहा हूं, जो ऑयल बॉन्ड है वो 44 लाख करोड़, उसमें आप जो टैक्स वसीला आपने पेट्रोल कंपनी, जो ऑयल बॉन्ड की बात करते, 3.37 लाख आपने सिर्फ भुगतान किया, मतलब मात्र 7%, और 44 लाख करोड़ आपके पास है। उसको क्यों नहीं बांट रहे हैं? जनता को राहत दीजिए ना, सब्सिडी के माध्यम से राहत दीजिए। आपको याद दिला, जो हमारी सरकार थी, मैं तो वही बोलना चाह रहा हूं, इनको 2008 की सरकार की फाइलें खोलनी चाहिए। जब वैश्विक संकट आया था, उस सब पैकेज दिया गया, इंटरेस्ट रेट लो किए गए, क्रेडिट बढ़ाया गया, तमाम फैसिलिटी दी गई। आज बता दीजिए, एक पैकेज की अगर घोषणा हुई तो उल्टा पैनिक दिया कर रहे हैं कि पेट्रोल मत कम कीजिए, बाहर मत जाइए, ये मत करिए। प्रधानमंत्री एक भी अगर राष्ट्र के लोगों के साथ अगर बैठे हुए हो, हाँ, ये अलग बात है कि उनको दूसरे रास्ते से मुनाफा दिया जा रहा है। अगर ये अपील प्रधानमंत्री की है, हालात अगर इस तरह के हैं, तो आपको नहीं लगता कि सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए, सियासत से परे होकर? यहाँ पर सभी दलों का समर्थन दिखाई देना चाहिए इस गंभीर मसले पर। लौट रहा हूं राजेश जी, ठीक है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए ये जो स्थिति जो उत्पन्न हुई है ना, देखिए हमने तो पहले आगाह किया था। अभी आप हमारी बात कर रहे हैं कि विपक्ष को साथ देना चाहिए, हम तो साथ है, देशवासियों के साथ खड़े हैं। उनके जो भी दुख दर्द है वो हम यही समझना चाहते थे कि अगर आप राहुल गांधी सियासत भी नहीं कहा ये बात, तब क्यों सरकार नहीं सुन रही थी? सत्य प्रकाश जी, ज्यादा समय भी दे दिया मैंने, आप रुक जाइए। प्रफुल्ल पारेख जी कैसे देखते, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और उस अपील का असर कुछ इस तरह से दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री ने भी अपने काफिले में कटौती की और मुख्यमंत्री सीएम साय ने भी अपने काफिले में कटौती की? क्या ये भी एक घबराहट की एक वजह बन गया? देखिए, आज का जो जमाना है, इसमें सोशल मीडिया का दौर है। लोगों को सब पता रहता है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और किस तरह का संकट सामने आएगा। तो लोगों को ये पता था कि डीजल और पेट्रोल, गैस, ये सब का संकट आएगा अगर युद्ध नहीं रुका तो।
और वही अभी हम देख भी रहे हैं। और दुनिया के दूसरे कई देश, जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे तो फ्रांस ने तो अपनी एयरलाइंस ही बंद कर दी। तो ऐसी स्थिति दूसरी जगहों पर बहुत भयावह है। और ये चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मसला है, तो इसमें कुल मिलाकर के जो प्रशासन है उसका एक थोड़ा सा दायित्व बनता है कि वो जनता को पैनिक होने से बचाए, कालाबाजारी को रोके, है ना। और महंगाई, जो स्टॉकिस्ट जो लोग जमाखोरी कर लेते हैं उन पर नियंत्रण हो। तो ये थोड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है। निश्चित तौर पर यही है प्रफुल्ल पारेख, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की बनती है और प्रशासन की बनती है। गंधर्व जी, सवाल यही था मेरा, अगर जमाखोरी हो रही है, पैनिक है, तो ये जिम्मेदारी आपकी, उसको कैसे रोकेंगे? उसे रोकिए भाई, हालात नियंत्रण में लाना ये आपका ही काम है, विपक्ष नहीं करेगा। विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी। देखिए, निश्चित तौर पे इस प्रकार से अगर जहां भी जमाखोरी पाई जाएगी तो उस पे वहां पर कार्यवाही शासन प्रशासन स्तर पर जरूर की जाएगी। अभी आदरणीय सत्यप्रकाश जी ने कहा कि राहुल गांधी ने दिसंबर में बता दिया। अभी राहुल गांधी जी ने जो अपना ब्यौरा दिया है उसमें वो नहीं बता पा रहे कि 60 करोड़ की विदेश यात्रा 11 करोड़ के इनकम में उन्होंने की कैसे। फिर दूसरा, उन्होंने बोला कि मैंने जो ऑयल रिजर्व्स के आंकड़े दिए उसका कोई डाटा नहीं है, मैं सोर्स बता देता हूँ। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। सोर्स है तो अभी की बात कीजिए कि अभी जो स्थिति है, राहुल गांधी ने क्या किया ये अलग बातें हैं, कौन कितनी विदेश यात्राओं पे गया ये अलग बात। वर्तमान स्थिति क्या है, वो गंभीर स्थिति है, उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की आंच अब भारत के बाजार और आम लोगों की जेब तक जो है महसूस की जा रही है। छत्तीसगढ़ के पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लंबी कतारें, ईंधन को लेकर बड़ी चिंता, इसने एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या यह सिर्फ अफवाहों का असर है या फिर वैश्विक हालात का सीधा प्रभाव यहां पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? फिलहाल प्रशासन की ओर से लोगों से संयम बरतने की और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील तो की जा रही, लेकिन हालात पर नजरें अभी भी टिकी हुई हैं। क्या आने वाले दिनों में यह स्थिति सामान्य हो जाएगी या महंगाई और ईंधन संकट की आहट और तेजी से आगे बढ़ेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।